नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह रविवार को अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने समाज सेवियों द्वारा लगाए गए शीतल जल प्याऊ का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि अगर सरकार सच में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो 543 सीटों के सापेक्ष 33% आरक्षण सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि यदि सीटों की संख्या बढ़ानी है तो पहले नई जनगणना कराई जाए, क्योंकि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व तय करना महिलाओं के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा देश में 2029 में चुनाव होना है, जबकि आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। 18 साल में महिलाओं की आबादी बढ़ी है, ऐसे में पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाया जा रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर। वहीं हाल ही में संपन्न हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी संजय सिंह ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिलाओं का अनुपात करीब 52:48 है, लेकिन मतदाता सूची में यह 55:45 हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर 3% महिलाएं कहां गायब हो गई और किन वर्गों की महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक बड़ा चुनावी घोटाला है और इसके जरिए विपक्ष के वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ भाजपा को फायदा होगा, विपक्ष को नहीं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए संजय सिंह ने अमेरिका ईरान वार्ता की पाकिस्तान में मध्यस्थता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी, बुद्ध, गुरु नानक और कबीर की धरती है, लेकिन शांति वार्ता पाकिस्तान में हो रही है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तंज कसते हुए कहा कि ही खीखी वाली विदेश नीति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान नहीं मिलता, बल्कि ठोस फैसलों और स्पष्ट नीति से देश की पहचान बनती है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि यदि वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति बनती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि समुद्री मार्ग बाधित होने पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी स्थिति पर जश्न मनाना गलत है और भारत को शांति स्थापित करने के लिए पहल करनी चाहिए। सपा समाचार ब्यूरो। किस तरीके से देख रही है उत्तर प्रदेश का एसआईआर अब आप देखिए, ज्यादा दूर मत जाइए। उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का औसत क्या है? 52 पुरुष 48 महिला। ये उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का रेशियो है। लेकिन जब आप मतदाता की सूची देखते हैं तो उसमें 55% पुरुष हैं और 45% महिलाएं हैं। तो 3% महिला कहां चली गई भैया? 3% पुरुष मतदाता सूची में बढ़ गए और 3% महिलाएं मतदाता सूची में कम हो गई। तो किन महिलाओं का आपने वोट काटा है भाई? जब औसत में 52 और 48 का औसत है, यानी 100 लोगों में 52 पुरुष है, 48 महिलाएं हैं, तो मतदाता सूची में भी तो वही दिखना चाहिए। 52% पुरुष 48% महिलाएं दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए समझ में आता है। 3% महिलाएं कहां चली गई? वो कौन सी किस वर्ग की महिलाएं हैं जिनका आपने वोट काटा है, ये बताइए आप। नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ लोग जश्न मना रहे हैं कि बीजेपी का वोट कट गया, बीजेपी का वोट कट गया, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को इससे ज्यादा नुकसान हुआ, बिल्कुल गलतफहमी मत रहिएगा। अभी वोट बढ़ाने का टाइम है।
अब जो वोट बढ़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का तो वोट बढ़ेगा, लेकिन विपक्ष के लोगों का वोट नहीं बढ़ेगा। ये बात समझिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सरकार के कर्मचारी, उन्होंने 2 लिस्ट तैयार की, एक नगर पालिका नगर निगम की और एक पंचायत के ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए मतदाता सूची। दिसंबर में वो सूची जारी होती है तो वोटों की संख्या ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की है 17 करोड़ 2 लाख। ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर 2025 में सूची जारी होती है, मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश के ही योगी आदित्यनाथ के कर्मचारियों के द्वारा तय की गई 17 करोड़ 2 लाख। और जब उन्हीं कर्मचारियों ने जनवरी के महीने में विधानसभा की सूची जारी की तो उसमें मतदाताओं की संख्या है 12 करोड़ 55 लाख। 4.5 करोड़ मतदाता कहां चले गए भैया, कहां चले गए? तो एसआईआर, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। इस घोटाले के प्रमुख ज्ञानेश कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में ये चुनावी घोटाला पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चल रहा है। देखिए, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, हम बाबा गुरु नानक देव जी के देश हैं, हम संत कबीर जी के देश हैं। और शांति वार्ता कौन कर रहा है? पाकिस्तान जैसा आतंकवाद को पोषित करने वाला देश, वहां पे हो रही है शांति वार्ता। जहां पे लादेन को संरक्षण मिला था वहां हो रही है शांति वार्ता। तो ये भारत की और खास तौर से प्रधानमंत्री की ही खीखी वाली विदेश नीति का फेल्योर है। प्रधानमंत्री को ये समझना होगा कि ही खीखी विदेश नीति नहीं होती है। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बनानी होती है अपने कर्मों से और अपने चरित्र से और अपने फैसलों से। जब आप हर जगह ढुलमुल रवैया अपनाएंगे और रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेंगे तो दुनिया में आपकी क्या हैसियत है, इसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ शांति वार्ता फेल हो गई तो कुछ लोग उस पर जश्न मना रहे हैं। आप मनाइए जश्न। अगर दुनिया में युद्ध चलता रहेगा तो उसका असर भारत में भी तो पड़ेगा। हार्मोज का समुद्री मार्ग बंद रहेगा तो तेल और गैस के दाम हिंदुस्तान में भी बढ़ेंगे। तो इसमें जश्न मनाने की क्या बात है? पूरी दुनिया इस समय पहल कर रही है युद्ध रुके। भारत को भी पहल करनी चाहिए युद्ध रुके। युद्ध रुकेगा तभी देश में महंगाई रुकेगी, युद्ध रुकेगा तभी देश में गरीब आदमी को राहत मिलेगी, युद्ध रुकेगा तभी गैस का दाम कम होगा, तेल का दाम कम होगा, युद्ध रुकेगा तभी बड़े शहरों से जो पलायन हो रहा है गरीब आदमी का, मजदूर का, वो पलायन रुकेगा। तो युद्ध के रुकने से कई प्रकार के फायदे हैं। इसलिए शांति वार्ता फेल हो गई, इसलिए यहाँ अंधभक्त और कुछ गोदी तथाकथित गोदी मीडिया के लोग जश्न मनाने का जो काम कर रहे हैं ये रुकना चाहिए। इससे आप बहुत कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर लेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।